तो स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है? हमारे सामने एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि कोई भी ऐसे स्लाइड हो, स्लाइड समझ में आती है ना, बचपन में फिसले होगे सीधी, तो कोई भी स्लाइड है उसके ऊपर हमने इस पॉइंट से किसी बॉल को यू स्पीड से फेंका और ये इसी स्लाइड के ऊपर गिर रही है एट सम डिस्टेंस। यहां पर आके ये बॉल गिर गई। अब हमें फिर से वही चीजें निकालना है, कितनी देर में ये बॉल गिरेगी और ये सारी चीजें। यहां पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं कि ये स्लाइड या इंक्लाइन प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, फाई, और जो हमने बॉल फेंकी है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंकी है, यू। तो इस टाइप की तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी और निकालना फिर से वही होगा, कितना दूर जाके गिरेगी, कितने टाइम में जाके गिरेगी। और अगर ऐसी सारी क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएं तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिससे हम इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड वो है जिससे तुम जनरली समझते हो, तुम इसको अप्रोच करते, तो तुम्हारे लिए जो मेथड तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा शायद वो ये वाला है कि हम सिंपल सा बोल दें कि ये डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन। एंड देन हम ये बोल दें कि इस पॉइंट तक गिरने में लेट से अगर ये बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ये ए है और ये बी है, और मैं अगर इस पॉइंट का नाम रख दूं सी, देन आई कैन से दैट एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बीसी डिनोट करेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैंने इसका नाम फिर से रख दिया आर। और एसी डिनोट करेगा कि कितना हाइट नीचे आ गया है पार्टिकल, तो इसका नाम मैंने रख दिया एच। अब अब उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट एट सम एंगल। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट एट सम एंगल का ही तो हो गया। सोचो ये बिल्डिंग है और यहां पर ये फ्लोर है, यहां से तुमने बॉल को फेंका है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर और वो यहां आके गिर गई, हाइट से फेंका, आर डिस्टेंस दूर आके गिर गई। तो ये सिंपल सा वही केस बन गया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट एट सम एंगल। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? हम लिखते थे एक्स डायरेक्शन में वैल्यूज, हम लिखते थे वाई डायरेक्शन में वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद एक क्वाड्रेटिक टाइप की बनेगी और हम उससे आंसर निकाल देंगे। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज लिखी जाती। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि यू की वजह से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, तो तुम लिखोगे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और मैं बोलूंगा गलत लिख दिया, माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन इस तरफ है, एक्स डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी इनिशियल जो है वो इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इस तरफ है, तो u को रिजॉल्व जब इधर करेंगे तो u cos थीटा कंपोनेंट जरूर आएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें उसको लिखना चाहिए माइनस यू cos थीटा आई कैप। पर माइनस यू cos थीटा लिख के छोड़ रहा हूं मैं यहां पर। अब बात करते हैं और क्या क्या पता है। तो एक चीज हमेशा जो पता होती है वो है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, अगर तुम इस तरफ वाई ले लोगे तो भाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। याद ये रखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमने एक्स ले लिया तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो आर है ऑब्वियसली, लेकिन हमें नहीं पता ये कितना है। ऑब्वियसली आर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर अगर तुमने आर लिख दिया तो गलती कर दी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जैसा तुम्हें दिख रहा होगा ए से बी जाने में नेगेटिव साइड जाना पड़ रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमें माइनस आर लिखना चाहिए। अब तुम्हें पता है जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा जाता है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी डिनोट्स ए से बी तक का टाइम। अब ऑब्वियसली हमें पता भले ही नहीं है कि ए से बी तक का टाइम कितना है, लेकिन यहां से मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन सी है, माइनस माइनस कटा, अगर किसी तरह कोई टी बता दे तो मैं आर निकाल दूंगा इस इक्वेशन से। अगर कोई टी बता दे तो मैं आर निकाल दूंगा इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी से। इस इक्वेशन से आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी से आंसर निकाला जा सकता है आर का, बट टी पता होना चाहिए। तो देखते हैं वाई डायरेक्शन में क्या क्या पता है। वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मतलब यू का ऊपर की तरफ कंपोनेंट इज यू साइन थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये भी हमें पता है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ए से बी तक में हम बोल सकते हैं एच नीचे, तो माइनस एच। समझ में आई बात? ठीक है, और क्या पता है? और क्या पता है? और हमें यह पता है कि हमें यह नहीं पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हमें एक्चुअली दो ही चीजें पता है।
हमें दो ही चीजें पता है, लेकिन सर हर बार तीन पता होती थी, इसलिए हमारा कुछ हो जाता था। अब हम इससे टाइम कैसे निकालें? अगर हम एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगा भी देते हैं, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम वाई डायरेक्शन के लिए लगा भी देते हैं, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि इस बार हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो आंसर कैसे निकलेगा? तो मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। हमें एक चीज और पता है यहां से, पर मैं पहले इक्वेशन में वैल्यूज डाल रहा हूं। मैं पहले तो लिख रहा हूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ताकि तुम्हें रियलाइज हो जाए कि आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं करी, पर आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस बार ये नहीं पता है। तो क्या करा जाए ऐसा जिससे हमें ये पता लग जाए? तो देखो मैं बताता हूं। एक चीज हमें और पता है कि h बाय आर इज इक्वल टू tan फाइव। सर ये कहां से पता है? गौर से देखो इस ट्राइंगल को, तुम्हें दिख रहा होगा h डिवाइडेड बाय r, और ये एंगल अगर फाइव है तो h डिवाइड बाय r इज tan फाइव। यानी कि h की हमें वैल्यू पता है r tan फाइव, लेकिन सर r नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं ना। r तुम्हें u cos थीटा इंटू टी तो पता है ना, तो वो डाल दो। तो h इज इक्वल टू देखना u cos थीटा इंटू टी tan फाइव। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि h डाल के देखो, तुम्हारा रिजल्ट बनेगा माइनस h। h इज u cos थीटा tan फाइव, इनको ब्रैकेट में रख लिया मैंने और t अलग कर दिया, इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू। समझ में आई बात? अब देखो यहां से मैं आंसर निकाल के बता दूं तुम्हें सीधा। यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको जी टी स्क्वायर बाय टू को इस तरफ लेके आऊं और बाकी टर्म को उधर लेके जाऊं, तो मेरा यू टी बाहर आएगा और ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan फाइव। करके देख लो, ब्रैकेट में इतना बचेगा। अब यहां पर मुझे ऑब्वियसली पता है कि कैपिटल टी जीरो तो नहीं होगा, जीरो सेकंड में यहां से यहां तो पहुंचेगा नहीं, तो यानी कि टी जीरो नहीं है, तो कैंसिलेशन हो सकता है। जीरो का कैंसिलेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि टी जीरो नहीं है। यहां से टी इज इक्वल टू आया टू यू बाय जी, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan फाइव। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पता है कैसे? अगर मैं tan फाइव को sin फाइव बाय cos फाइव लिखूं और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो यही चीज मुझे पता है कैसी मिल जाएगी। यही चीज मुझे मिल जाएगी sin थीटा cos फाइव प्लस cos थीटा sin फाइव, एंड दैट इज sin थीटा प्लस फाइव। ये न्यूमरेटर मिलेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा cos फाइव। तो दिस इज द टाइम आफ्टर विच इट विल फॉल। और जैसे मुझे पता लग गया कि कितने टाइम में गिरा है, मैं टाइम की वैल्यू यहां डालूंगा और टाइम की वैल्यू यहां डाल के मैं निकाल सकता हूं कि कितना दूर हॉरिजॉन्टली जाके गिरा होगा। अगर मुझे यह निकालना है कि कितना नीचे गिरा होगा, थ्रो जिस पॉइंट से थ्रो किया है उस पॉइंट से बी पॉइंट कितना नीचे है, तो फिर मैं ये डाल दूंगा, आर की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूंगा, तो मुझे वो भी पता लग जाएगा। एच इक्वल टू आर टेन फाइव, और आर निकालने के लिए टी की वैल्यू डालना है। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया हो कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने बताया है पहला तरीका, जैसे मैंने बोला ना दो तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बताया मैंने पहला तरीका, जिसमें से ये चीज कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो भूलना मत। भूलना मत, सिंपल तरीका है बस, लेकिन एक इक्वेशन एक्स्ट्रा है, एच अपॉन आर इज इक्वल टू टेन फाइव। एक अननोन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस बार एच नहीं पता। अगर एच नहीं पता तो एक इक्वेशन भी तो ज्यादा है। तो ऐसी इक्वेशन लगा के हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब मैं बताता हूं तुम्हें दूसरा मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी था, वो कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं।
तो मैंने अपने सामने सिर्फ क्वेश्चन को छोड़ा है कि ये हमारे सामने क्वेश्चन था और हमें ये निकालना था कि ए से फेंका है तो बी पॉइंट कितना दूर होगा। उसको हमने जब अभी फर्स्ट मेथड से निकाला तो हमने ये डिस्कस किया कि कितना नीचे है ए पॉइंट से बी पॉइंट और कितना दूर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना दूर है और वर्टिकली कितना दूर है। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम लोग ने जज करा था। अब देखो दूसरा मेथड मैं बताऊं। दूसरा मेथड में मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये डायरेक्शन है मेरी एक्स डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है मेरी वाई डायरेक्शन। सर ऐसे क्या हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं? हाँ, हम किसी भी डायरेक्शन में चीजें ले सकते हैं। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन इधर ले लूं और वाई डायरेक्शन इधर ले लूं तो देखो मैं क्या क्या बोल सकता हूं। अब देखना गौर से, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं और वाई डायरेक्शन की बात करूं तो क्या इन दोनों में से कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है? क्या नहीं है। क्या कोई भी डायरेक्शन वर्टिकल है? नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों डायरेक्शन ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब जो बोलते थे ना अभी तक कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, वो इन दोनों डायरेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। और बोलते थे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g होता है, वो भी इन दोनों में एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोच लेंगे, मेथड नया सीख रहे हैं तो सोच लेंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ux से और uy से। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, जैसा तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारी एक्स डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन में एंगल कितना है तुम्हें दिख रहा होगा। वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन में एंगल है थीटा प्लस फाइव, यानी कि u का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u cos थीटा प्लस फाइव। तो लिखा u cos थीटा प्लस फाइव। और y डायरेक्शन में ऑब्वियसली अगर x डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया u cos थीटा प्लस फाइव तो इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा प्लस फाइव। तो ये कंपोनेंट सबसे पहले बस समझ में आना चाहिए। ये मेथड थोड़ा छोटा है बट दिमाग ज्यादा लगता है। ठीक है, u का दो कंपोनेंट निकाले, u cos थीटा प्लस फाइव और u sin थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशंस की। तो एक्सेलरेशन हमें x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में पता है। कैसे पता है? गौर से देखना, गौर से देखना कि एक्सेलरेशन मैं इस पॉइंट पे बना के बताऊं तो g नीचे की तरफ है। अगर ये एंगल फाई है तो मैं यहां से प्रूव कर सकता हूं कि ये एंगल भी फाई होगा। सर कैसे प्रूव किया, हमें तो समझ नहीं आया, तो मैं प्रूव करके बताता हूं। देखो, ये डायरेक्शन है जी का, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बी पॉइंट पे बना लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और मैंने बनाया, ये है वाई डायरेक्शन वाली लाइन, लंबी खींच दी। वाई डायरेक्शन कैसा था? इस इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इससे लंबी खींच दी। अगर ये एंगल फाई है और ये एंगल 90 डिग्री है तो तुम्हें दिख रहा होगा ये एंगल 90 माइनस फाई है। ये एंगल अगर 90 माइनस फाई है और ये टोटल एंगल 90 है तो ये एंगल फाई है। यानी कि जी का डायरेक्शन और वाई एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन एंगल फाई पर है। तो वाई एक्सिस से ये मेरा रहा अपोजिट डायरेक्शन, ये है वाई एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन और ये है जी का डायरेक्शन ये वाला। तो मैं बोल सकता हूं दिस एंगल इज फाई। ये मैंने क्यों निकाला पता है? ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि g का, अब मैं बोल सकता हूं इधर कंपोनेंट है g cos फाइव और इधर कंपोनेंट है g sin फाइव, यानी कि g का x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है g sin फाइव। तो मैं लिखूंगा g sin फाइव। प्लस में कि माइनस में? प्लस माइनस मत भूलना भाई, प्लस माइनस की गलती करी पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जी का इधर कंपोनेंट आया जी cos फाइव, वो y एक्सिस से अपोजिट है तो इसको माइनस जी cos फाइव लिखना चाहिए। लेकिन जी का इस तरफ कंपोनेंट आया जी sin फाइव जो कि हमारी टेकन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको प्लस जी sin फाइव लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता लग गई चीजें। और क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ए से बी पॉइंट तक का तो इतना है, लेट्स नेम इट आर नॉट। लेट्स नेम इट आर नॉट। हम बोल सकते हैं या आर आई नाम रख देते हैं। आर आई डिनोट्स रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसका नाम आर आई रख देते हैं। अगर हम लोग आर आई की बात करें तो क्या हमें आर आई पता है? नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। अरे भाई ये तो तुम्हें पता है कि फेंकने के बाद से गिरने तक इस डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। इस डायरेक्शन में बॉल गई, इस डायरेक्शन में वापस आई। तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर एक्स एक्सिस इस तरफ है और वाई एक्सिस ऐसी है तो वाई एक्सिस के अलोंग जितना बॉल ऊपर तक गई उतना ही नीचे आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। ये बिल्कुल वही कहानी हो गई। अगर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होती थी और सेम लेवल पे आके गिरती थी तो हम बोलते थे कि अलोंग दी वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया।
अगर तुम y एक्सिस से कम के टर्म्स में देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि एक्चुअली जिस लेवल से फेंका गया है उसी लेवल पर हम आ गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 0। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला ना कि सोचना ज्यादा पड़ता है इस वाले मेथड में, लेकिन है छोटा मेथड। तो अब देखो मैं कितने छोटे से मैं सॉल्व करके वही आंसर निकाल दूंगा जो मैंने पिछली बार निकाला था। अगर मैं यहां s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं तो मुझे मिलेगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन थीटा प्लस फाइव, टाइम इज कैपिटल टी जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन इज माइनस जी कॉस फाइव, ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, सिर्फ कैपिटल टी निकालना है, और हमें पता है कैपिटल टी 0 नहीं है तो टी कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं जी कॉस फाइव बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस फाइव। यहां टी स्क्वायर था और यहां टी था, एक एक टी कैंसिल हो गया, चलो करके ही बता दूं, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी आई, टी की वैल्यू आई 2u साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय जी कॉस फाइव। वही टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जो हमने पहले निकाला था, बस इस बार छोटे से में आ गया। पिछली बार लंबा सॉल्व करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो दिमाग में करा ना वो ज्यादा था। दिमाग में करने वाली चीजों को लिखना नहीं पड़ता है, और लिखना नहीं पड़ता है तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना मल्टीपल चॉइस, जिसमें तुम्हें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना होते हैं कम टाइम में, उसके लिए मेथड अच्छा है। उसके लिए ये मेथड एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि दिमाग में सोचने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना लिख लिख के करने में लगेगा। हाँ, लेकिन इसमें तुम गलती कर सकते हो। तो दोनों मेथड्स की अपनी फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। ये छोटे से में सॉल्व होता है, वो लंबा सॉल्व होता है, लेकिन इसको हम लोग को सिर्फ दिमाग में सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग कि क्या हम आर आई निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें आर आई निकालना है तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल मत कर देना, बिल्कुल मत कर देना डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसलिए मत कर देना क्योंकि इस बार एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अगर तुम अब डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो एक्स डायरेक्शन का, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज आर आई, ये लिखा हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज u cos थीटा प्लस फाइव। टाइम ऑफ फ्लाइट इज, जो ऊपर से हम लोग यहां से डाल देंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज g साइन फाइव हाफ g साइन फाइव टी स्क्वायर। फिर से मैं सॉल्व करके इसको नहीं बता रहा हूं, बट तुम्हें पता है ये t की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं दोनों मेथड से, ताकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुम लोग को समझ में आए कि मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कब करेंगे, क्यों करेंगे। कोई सा भी अप्लाई करो, दोनों से आंसर आना चाहिए, दोनों से आंसर्स में डिफरेंस नहीं आएगा बिल्कुल भी। बट तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा वो तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड कर सकते हो।